हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन आईएएस पीटी 365 का इकोनॉमी का पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा। हमने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर का पीटी 365 ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, उसका एक मैराथन सीरीज भी बना दी गई है, तो आप उसे भी एक बार जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ हमने इन्वायरमेंट भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मई के एंड तक आपको सारे पीटी 365 कवर करवा दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, ताकि पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि दो तरह की बेसिकली पॉलिसीज होती है जब भी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो वो दो तरह की यहाँ पर आपको पॉलिसीज देखने के लिए मिलती हैं। एक होता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है हमारे पास फिजिकल पॉलिसी। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका निर्धारण जो है वो हमारी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो फिजिकल पॉलिसी उसका निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट किस तरह की योजनाएं लेकर आई है, कौन से नए काम कर रही है, उसके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट फाइनेंसेस के लिए। बेसिकली आरबीआई ऑफ इंडिया ने एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ अ बजट ऑफ 23-24। जो भी अभी बजट आया है उसका बेसिकली एक स्टडी यहाँ पर शो की गई है। इस रिपोर्ट की थीम की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में बताया है कि कितनी फिजिकल कैपेसिटी है इंडियन स्टेट्स के और उनका रेवेन्यू डायनेमिक्स किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस रिपोर्ट में हमको बेसिकली क्या क्या देखने के लिए मिला हुआ है कि जो कैपिटल आउटले है बजट का वो इंक्रीज हुआ है। कैपिटल आउटले मतलब कि जो कैपिटल जितना वो इकट्ठा करके अपने पास रख पा रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, जो कि जीडीपी का कितने परसेंट है, 2.9% जीडीपी का है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद डेट टू जीडीपी रेशियो, ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है और 31% डिक्लाइन हो गया है एट द मार्च ऑफ 21। और अगर अपन मार्च 23 की बात करेंगे तो इट इज 27.3 5। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आपको डेटा यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से केवल याद रखेंगे किस चीज में डिक्लाइन हो रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्टेट का जो कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएफडी से जीडीपी का जो रेशो है, जीएफडी और जीडीपी का जो रेशो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बुओयांसी, देखिए बुओयांसी का आपको एक अलग से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो वो इंक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं किसके इम्प्लीमेंटेशन से, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ पर ये इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि इस रिपोर्ट में बताए गए और ये आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यहाँ पर एक दिया हुआ है जिसपे कितने करोड़ की बात करी गई है, 56,415 करोड़ की यहाँ पर बात की गई है 16 स्टेट्स के लिए। उनको यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। ये यूनियन बजट में भी इसके लिए बात करी गई थी। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत हमको कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, सबसे पहले ये याद रखना है आपको कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आई है। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप ये देख लेते हैं कि सिमिलर स्कीम जो है ये पहली बार इंट्रोड्यूस कब की गई थी, 2020-21 में भी की गई थी, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तब भी की गई थी और अभी भी ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। बेसिकली कैपिटल स्पेंडिंग जो स्टेट्स की होती है उसको बूस्ट करने के लिए काम आता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट करता है। मतलब एक चीज से आपको कई दूसरी चीजों में भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कितने साल का, 50 साल के ज्यादा का आप यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हो। कितना, 1.3 लाख करोड़ टू द स्टेट्स यहाँ पर ले सकती हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। बेसिकली हम पार्ट 8 की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 7 जो है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंसेंटिव फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स के लिए बात होती है। पार्ट 3 में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, जो इसका एक्ट था ना स्कीम, स्कीम के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स दिए वो बताया है। ठीक है ना, इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए स्कीम में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं।
फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स इन द अर्बन लोकल बॉडीज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अर्बन प्लानिंग के बारे में बात करी, ओल्ड व्हीकल्स के स्क्रैप के बारे में बात करी है, और यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स विद पुलिस स्टेशन एरिया हाउसिंग की बात करी है उनके, फिर यूनिटी मॉल्स की बात करी है, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, एंड इम्प्लीमेंटिंग टाइमली रिलीज ऑफ अ CSS फंड्स की बात करी है। अब पब्लिक डेट की बात कर लेते हैं, कितना कर्जा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट इज एन एनुअल, उसका एक रिपोर्ट जारी करता है, यहाँ पर वो भी रिपोर्ट जारी करता है जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया का पब्लिक डेट टू GDP रेशियो जनरल गवर्नमेंट लेवल वो क्या हो गया, धीरे से क्या हो गया, बढ़ गया, बेयरली इंक्रीज हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइट आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने IMF से जहां जहां पर भी लोन लिया हुआ है तो वो इंडिया का जो पब्लिक डेट टू GDP रेशियो है उसके बारे में बात करी गई है, कितना पब्लिक डेट है और कितना आपके पास GDP आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर IMF के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो पब्लिक डेट है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि लाइबिलिटीज पेएबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसको कितना अमाउंट अभी पे करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां से भी लोन लेती है तो वहां से लोन लेने के बाद उसको चुकाना पड़ता है, दैट इज नोन एज पब्लिक डेट। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करी गई है। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि जो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो अंडर आर्टिकल 292 के तहत यहाँ पर पब्लिक डेट की बात करता है। तो पब्लिक डेट के बारे में आर्टिकल 292 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर करंट स्टेटस हम पब्लिक डेट की बात करते हैं तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक डेट यहाँ पर कितना है ये आपको दिया गया है, और पहले ये 81% था, अब हालांकि 57.1% आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक डेट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट हो सकता है। इंटरनल डेट में अगेन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको हम मार्केट में उतार सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाएंगी, ट्रेजरी बिल्स हो जाएंगे, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो जाते हैं, और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हमारे इंटरमीडिएटरीज ट्रेजरी बिल्स हो जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंट्स अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ये सारे आते हैं। एक्सटर्नल डेट में हमारे पास मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज फ्रॉम द मल्टीलेटरल एजेंसी, जैसे IDA, IBRD, हमने कुछ भी ऐसी एजेंसी से जहां से डेट लिया होता है वो हमारा एक्सटर्नल डेट कहलाता है। किसी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया, जैसे IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट होती है एक्सटर्नल डेट पे, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल डेट हम वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 जारी करी गई है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी कंट्रीज का डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो 122 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का डेटा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्रीज शामिल होती है, इतना बस ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। अब इंडिया की डेट सर्विसेज 2% हो गई है, वॉज 2% ऑफ द GNI ऑफ 2022, 2022 के कंपैरेटिवली अब यहाँ पर जो डेट सर्विसेज हो गई वो इंडिया की 2% रह गई हैं, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑफ बजट बोरोविंग्स। ऑफ बजट बोरोविंग्स क्या होती हैं, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट ऑन ऑफ बजट बोरोविंग्स, OBB बोलते हैं। कौन रिलीज करता है ये पता होना चाहिए, सेंट्रल फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये जारी करता है। बेसिकली रिपोर्ट क्या बताती है कि कितनी बोरोविंग्स आपके पास बची हुई हैं, बोरोविंग्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट, जो बजट में मेंशन नहीं करी है लेकिन फिर भी आपके ऊपर वो बोरोविंग्स हैं, ठीक है ना, जिसका आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है। आपके पास बोरोविंग्स है तो आपको उनका रीपेमेंट करना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो थोड़ा सा बस टर्म याद होना चाहिए, ऑफ बजट बोरोविंग होती क्या है, रिपोर्ट कौन जारी करता है, दैट्स इट। इसके लिए आपको ने FRBM एक्ट जो होता है वो पास किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली FRBM एक्ट इसलिए निकाला जाता है कि इंडिया, जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसकी बोरोविंग्स दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए ताकि बजट मैनेजमेंट अच्छे से ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर बोरोविंग्स को कम करने के लिए FRBM एक्ट लेकर के हम आए हैं। नेक्स्ट वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। आपको पता है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है, ये किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी हम पता करते हैं तो उसमें अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज, असेट्स जो भी हैं सबका ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ टिपिकल ईयर। तो वहां पर हमको पता चला है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें हमको और क्या बात बताई गई है कि जो करंट अकाउंट है, इट इज वन ऑफ द टू अकाउंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको पता ही दो तरह के कैपिटल अकाउंट देखने के लिए मिलेगा और आपको करंट अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। हम इसको आपको आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है, जैसे भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो रहा है, उसके बारे में बताते हैं। फिर तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि रिसीप्ट रिसीव्ड होती हैं बाय द रेसिडेंट्स फॉर फ्री। फॉर फ्री टर्म याद रखना है, ये हमारी कहलाती है ट्रांसफर पेमेंट्स, विदाउट एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट्स इन रिटर्न, है ना, फ्री में जो आपको मिल रही है। जैसे कि रेमिटेंसेज हो गया, गिफ्ट हो गए, ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। इंडिया के पास सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये अलग तरह का एक अकाउंट होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें मनी, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की हम बात करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको दर्शाया है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल चीजें जो हमें यूजुअली दिखाई देती है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, कार, मोबाइल, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, तो यहाँ पर बेसिकली इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो विजिबल करंट अकाउंट में आता है। फिर इनविजिबल में हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, कुछ हमको इनकम जनरेट हो रही है वहां से डिविडेंड के केस में, कुछ हमको ट्रांसफर हो रहा है, रेमिटेंसेज, गिफ्ट वगैरह, ये इनविजिबल में आ जाते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडीआई कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आ जाता है। गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल बोरोविंग्स करी हुई है, वो आ जाएगा। और बैंक अकाउंट का जो एनआरआईज के बैंक अकाउंट होते हैं, उसके बारे में आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होती हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि सेंटर ने बोरो किया है ₹6.55 ट्रिलियन फ्रॉम द मार्केट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द गोइंग इन द फिजिकल ईयर। तो यहाँ पर मार्केट ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरो किया, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। बेसिकली जो डेटेड सिक्योरिटीज होती है, वो हमारी GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जानी जाती है। दे आर ट्रेडेबल होती है, इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट विच टेक्नोलॉजीज द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन, मतलब गवर्नमेंट ये आगे चलकर पे करने वाली, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी गवर्नमेंट को किसी चीज को लेकर नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट की कंडीशन रहती, पर्टिकुलरली वहां पर इसको यूज किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिक्स्ड होता है, फ्लोटिंग कूपन के बेसिस पे होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट भी जारी होता है, फेस वैल्यू जो भी चल रही है उस पर इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए जो टेंडर रहता है वो रेंजेस होता है 5 साल से लेकर 40 साल तक, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट भी है अदर तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, आपको ट्रेजरी बिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि शॉर्ट टर्म के होते हैं। ये इसमें आपको 3 टेनर्स देखने के लिए मिलेंगे, 91 डेज का हो सकता है, 182 डेज का हो सकता है, 364 डेज का हो सकता है। देखिए टर्मिनोलॉजी याद रखिए, 90 डेज की जगह 91 डेज है। अब 90 के बाद कितना हो जाएगा, 180 है, तो 180 की जगह 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 182 है। उसके बाद कितना हो जाना चाहिए, 360 होना चाहिए, तो उसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, तो 364। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, ठीक है ना। जीरो कूपन सिक्योरिटीज इन्हों बोला जाता है, ये डिस्काउंट पर इशू की जाती हैं। फिर एक कैश मैनेजमेंट बिल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 91 डेज रहता है। फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, जो कि नॉर्मल ऑक्शंस पे यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। फिर यहाँ पर बॉन्ड ईल्ड की बात करी गई थी। देखिए बॉन्ड ईल्ड जो होता है वो अलग तरह से, यहाँ पर देखिए बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड ईल्ड किस तरह से काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप लोगों ने पढ़ा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कब किया जाता है, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, तो अब मुझे जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर बेचते हैं तो उसका इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइए कि उसका इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ता है, क्या इन्फ्लेशन उससे घटता है या उसको हम टैकल करने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर ईल्ड को हम कॉमनली किससे रेफर करते हैं, इंटरेस्ट रेट से रेफर कर सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर 50th जीएसटी काउंसिल आयोजित की गई है, जहाँ पर इम्पोज जीएसटी ऑफ 28% किस चीजों पर, ऑनलाइन गेमिंग्स पर एंड हॉर्स रेसिंग पर एंड कसिनोज पर लगाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, 28% जीएसटी लगाया गया है, ठीक है। और
पहले ये सारी चीजें जो गेम्स वगैरह रहते थे इनको हम इसमें कवर नहीं करते थे, हम इसको स्किल मानते थे, लेकिन अब जैसे उसमें गैम्बलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई इसलिए उसको हमने जीएसटी के दायरे में रख दिया है। यहाँ पर टीडीएस भी कटेगा 30%। अगर आपने कोई भी गेम जीता है तो वहां पर आपको 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बाकी का आप अपने पास रख सकते हैं। थोड़ा समझदारी से खेलिए। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017 में आया था जिसमें ये सारी चीजों का प्रावधान किया गया है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लगाया गया है, जैसे वैट और सर्विस टैक्स वगैरह को यहाँ पर हटा दिया गया था। बहुत बेसिक चीज है। एक जीएसटी नेटवर्क होता है जीएसटीएन जिसको बोलते हैं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जीएसटीएन। ये क्या प्रोवाइड करती है, आईटी बैकअप। जो जीएसटी सिस्टम चल रहा है हमारे को उसको आईटी बैकअप प्रोवाइड करने का काम करती है, गवर्नमेंट के साथ काम करती है। इसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के साथ है, तो आप लोगों को इसको पता होना चाहिए। देन उसके बाद जीएसटी अपैलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी जिसको हम बोलते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंतर्गत आती है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अपैलेट अथॉरिटी है, इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देन अगर मैं इसके बारे में कुछ और आपको बताऊं तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो प्रेसिडेंट की इसके 67 से बढ़ाकर 70 साल की कर दी गई है, और जो मेंबर्स हैं उनकी 65 से 67 ईयर्स कर दी गई। ये नया टर्म है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बनाई गई है, जो कि प्रेसिडेंट ने स्टैब्लिश करी अंडर आर्टिकल 279A। यहाँ पर चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है, उसके अतिरिक्त मेंबर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर 3/4 मेजोरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट भी है वाइडनिंग टैक्स बेस। वाइडनिंग टैक्स बेस बेसिकली होता क्या है, तो गवर्नमेंट हैज हाईलाइटेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्सिंग फीचर्स हैड बीन वाइडनिंग द टैक्स बेस। मतलब जो टैक्स के बीच में गैप हो रहा था वो उसको हमको क्या करना है, बड़ा करना है, ताकि बहुत एक मतलब कहना चाहिए जो भी हमको टैक्स पेयर्स जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं वो इजीली हमारे पास आ सके। इसलिए हमारे जो पैन कार्ड वगैरह होते हैं उसको बैंक अकाउंट और आधार कार्ड्स को भी बैंक अकाउंट्स के साथ यहाँ पर कहना चाहिए क्रॉस सीडिंग किया जाता है, उनको आपने कनेक्ट करवाया ही होगा ना, तो वो यहाँ पर काम किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। यहाँ पर एक चीज एक नई निकल कर आई है, एंजल टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रपोज किया है एंजल टैक्सेशन पर कुछ चेंजेस के लिए। ये बेसिकली 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट रिफर्स टू द टैक्स लीव्ड ऑन द कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज। बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो जो टैक्स पे करती है वो हमारे एंजल टैक्स में आता है। ठीक है, फिर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, कौन सा ऑफिस है जो स्टैटिस्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ने एक पॉलिसी रीइंफोर्स करी है, इंडिया ने जिसे अडॉप्ट कब किया है, 2016 में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से एरियाज पर हमको फोकस करना है बेसिकली उसके बारे में बताते हैं कि इस बार स्टैटिस्टिकल यूनिट में हमको किस पर फोकस करना है। अब जैसे कि इनोवेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, तो इस बार बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑफिसेस हैं इंडिया में, वो पता होना चाहिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी नोडल एजेंसी है ना। सबसे पहले मिनिस्ट्री ही सबसे बड़ी एजेंसी होगी जो इसका प्लानिंग करने का काम करती है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स होता है जो कोऑर्डिनेट करेगा इसको। देन उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 2006 में। ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देने का काम करती है। और ये किसकी रिकमेंडेशंस पे बनाई गई है, तो सी रंगराजन की रिकमेंडेशन पर बनाई गई है, ये ध्यान रखना है। 7th शेड्यूल में भी इसे जगह दी गई है, स्टैटिस्टिक्स को एंट्री 94 में रखा गया है और यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और एंट्री 45 में रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी। तो अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट ही यहाँ पर काम करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जितना भी था वो मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके अच्छे के लिए हमने ये वीडियोस अपलोड किए हैं। धन्यवाद।